शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदें भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी श्याम सुंदर जी। जी बड़े भैया प्रणाम। महादेव सुन पा रहे हैं? जी जी जी। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो आपने कल तक जो पढ़ा था, कल तक का मतलब पिछली सबसे फर्स्ट क्लास में, जिसमें आपने पूरे तिङन्त प्रकरण का परिचय पढ़ा था। तिङन्त प्रकरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कुछ पठती पठंता जैसे रूपों को रटने से हम क्या उसे नहीं जान सकते, इस बात के विषय में पढ़ा। और हमने विशेष रूप से विकर्ण प्रत्ययों के बारे में जाना कि जो भी अंतर पड़ता है, सबसे पहले तो चेक करो कि वो धातु कहाँ की है, भुआदि की, द्योत्यादि की, अदादि की, कहाँ की है, वो धातु चेक करनी पड़ती है। चेक करने के अंतर उसके बाद आपको पता है उनका अपना, उन गणों का अपना विकर्ण है। विकर्ण जी उसे क्यों कहते हैं? विकर्ण का मतलब होता है विकार, अर्थात आप पठती, अति, दीप्यति, ये जो अलग अलग विकृति देख रहे हो रूपों की, एक जैसे नहीं है। ऐसा नहीं कि पठती की तरह आप अदति बोल दोगे है या जी देवती बोल दोगे, आपको दीप्यति बोलना पड़ेगा। तो आपको ये अलग अलग जो दिखाई दे रहा है इनका रूप, उसमें प्रमुख कारण होता है विकर्ण। तो आपने पिछली क्लास में विकर्ण प्रत्ययों को के बारे में भी जाना था। विकर्ण का मतलब होता है कि कुछ विकार होना, तो विकर्ण इनकी एक अनवर्थ नाम है इनका, इन प्रत्ययों का, ये आपने जी जाना था। इन सभी विकरणों को आप क्रमशः जानते रहोगे। भुआदि गण में आप सामान्य विकर्ण सबको पढ़ोगे, सप नाम का विकर्ण वो आ गया। इसके बाद जी आपने जाना था पिछली क्लास में कि लट लिट लुट इत्यादि ये जो लकार होते हैं ये 10 होते हैं। इसमें पांचवा जो है वेद में दृष्टिगोचर होता है, लोक में उसका प्रयोग नहीं है। और बाकी जो लकार हैं ये लोक में भी है और वेद में भी है, पर लेट ओनली ऑन वेद के लिए, ठीक है। जी जी जी। अच्छा, और क्या जाना था आपने? और आपने जाना था कि लट लिट लुट लेट ये जो है टित लकार लोट तक है ना, और जी इसके बाद के 4 लकार इंगित हैं, ये विभाजन जाना था। हमने इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह भी लगा दिए हैं, जिसके आपको इत संज्ञा करने में कोई दिक्कत ना हो, कौन इत संज्ञा के समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जी जी इसके बाद आपके एक सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिया हुआ है, लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के विद्या। उस सूत्र का अर्थ होता है उस सूत्र का अर्थ होता है कि लकार सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में होते हैं, अकर्मक धातुओं से भाव और कर्म में होते हैं। इस सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र के अर्थ को पढ़ने से किसी को भी बहुत ही जल्दी वो सूत्र क्या कह रहा है इस बात की अवगति नहीं हो सकती है। जी इसलिए क्या किया हमने यहाँ पर, उसके लिए 2 अलग अलग स्लाइडें बनाई सूत्र को समझाने के लिए, पूरा प्रयास किया गया है। अब हम देखते हैं उस सूत्र को कहां तक समझ पाते हैं। और जो लहकर्मणी चा भावी चा कर्म के पे जो सूत्र है ना, ये जी अनुवाद की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। ये सूत्र जी में जी एक बार आपको यहाँ पर तो पढ़ा ही रहा हूँ, वादी प्रकरण में यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद जी जब कारक प्रकरण पढ़ोगे तो वहां पर भी थोड़ा इसका चर्चा जरूर करना पड़ता है। और जब आप कर्तृकर्म प्रक्रिया पढ़ोगे इसी तिङन्त प्रकरण के अंदर, इससे कहते हो ना कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, वो कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाना, जी जी वहां पर भी इस प्रकरण की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर भी इसको हम पढ़ेंगे, जी ठीक है। जी जी तो चलिए, उस सूत्र में कुछ शब्द आए थे। उस सूत्र में शब्द आया था कर्ता, उस सूत्र में शब्द आया भाव, और उसमें आया कर्म। क्योंकि वो सूत्र क्या कहता है, लकार सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में होते हैं, और अकर्मक धातुओं से, वो लकार सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता, अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता, ठीक है। जी तो उसमें भाव शब्द आया, कर्ता शब्द आया, कर्म शब्द आया, उनको तो हम इस स्लाइड में समझेंगे। और उस सूत्र में सकर्मक और अकर्मक शब्द भी आए हैं, उन सूत्रों, जी उस इस बात को हम अगली स्लाइड में समझेंगे। तो हम उस जी सूत्र पर क्या कहना चाहता है इसको एकदम समझ जाएंगे संपूर्ण रूप से, जी ठीक है। बात क्लियर है? जी 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 चलिए,
हाँ, तो चलिए देखो, अब हम एक प्रकार से एक कारक प्रकरण, आप समझते ही हो कारक प्रकरण, थोड़े आप लोग पढ़े भी हो कि जी कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, फलानी चीजें क्या होती हैं, लगभग वैसा ही हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं यहाँ की दृष्टि से, लेकिन संक्षिप्त रूप में। आप ये जानते हो कि जो कारक होते हैं 6 होते हैं, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानो अधिकरणं। ये 6 कारक बातें हैं, इसको हम बात को कारक प्रकरण में पढ़े, ठीक है। लेकिन कर्ता क्या होता है, तो कर्ता किसे कहते हैं, उसको यहाँ पर लिखा गया है कि जो व्यापाराश्रय कर्ता पद, व्यापार का आश्रय कर्ता होता है। अच्छा जी भैया, देखो पाणिनि जी भी बताए हैं कि स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है स्वतंत्र की वहां व्याख्या है, उसे हम कारक प्रकरण में समझेंगे। लेकिन हम वैसी ही कुछ बात यहाँ कह रहे हैं कि व्यापार आश्रय कर्ता भवति, व्यापार आश्रय जो होता है वो कर्ता होता है, अर्थात व्यापार का आश्रय। तो कहते भैया व्यापार क्या चीज है। अब व्यापार के 3 नाम हैं, उसको व्यापार भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। इसमें से जो आप ज्यादा जो शब्द है वो आप जानते हो क्रिया के नाम से जानते हो, क्योंकि व्यापार तो आजकल बिजनेस है, तुम जो हिंदी में उसे समझते हो वो बिजनेस अलग चीज है, ऐसा व्यापार नहीं है वो बिजनेस वाला यहाँ, ठीक है। जी जी यहाँ वो कहे कहो उसे आप क्रिया कहो, तो ये पर्याय शब्द हैं, आप उसे व्यापार कह लीजिए, भाव कह लीजिए। मैंने भाव क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के में भाव शब्द पढ़ा गया, उसको बताना पड़ेगा मुझे। तो जी आप उसे भाव कह लीजिए, व्यापार कह लीजिए, क्रिया कह लीजिए, कई बात है, ठीक है। जी तो फिर क्या होगा, इसको अब पहले तो हमने बता दिया व्यापाराश्रय कर्ता भवति, लेकिन व्यापार समझ में नहीं आया तो उसको बताना पड़ा कि फल सिद्धये यत चेष्टादिकम भवति सा क्रिया या फिर सह व्यापार। फल की सिद्धि के लिए जो चेष्टा वगैरह की जाती है वो क्रिया है, वो उसी को व्यापार कहते हैं। जी मतलब चेष्टादिकम का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक ये गृहिणी है, मैंने इनका नाम रखा है प्रतिभा। हमारे इस ग्रुप में एक प्रतिभा जी भी है, अब आजकल मुझे वो नहीं दिखाई दे रही है, मुझे कुछ फेस मैचिंग जैसा दिखाई दिया तो मैंने इनको प्रतिभा नाम दिया, ठीक है। जी हालांकि वो तो बहुत अच्छी है, पर कार्टून का भाई कोई ना कोई थोड़ा नाम तो रखना था जो मैच करना था, है ना। हर चीज इसके तो सब चीज बन जाता वो। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं जी संदेश जी, संदेश महोदय किम वदति। ठीक है ना। किमपि न कुर्वन्ति। हाँ ठीक ठीक, चलिए। तो अब देखिए ये जो गृहिणी है ये व्यापार का आश्रय है, इसलिए ये कर्त्री है। देखो कर्ता स्त्री, कर्ता पुल्लिंग होता है, कर्त्री स्त्रीलिंग होता है, मैंने इसलिए उन्हें कर्त्री लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना इकार की मात्रा को देख करके, है ना। स्त्रीलिंग के लिए मुझे कर्त्री कहना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो क्या है व्यापार का आश्रय, तो देखो व्यापार का ये आश्रय है, मतलब ये क्या व्यापार कर रही है, मतलब क्या क्रिया कर रही हैं ये, तो कुछ चेष्टादि कर रही हैं ये, है। तो ये जी पचन क्रिया कर रही है, मतलब क्या लिखा है वाक्य, नीचे वाक्य प्रयोग किया गया है प्रतिभा उदनम पचन, तो ये कुछ पाकक क्रिया कर रही। तो पाकक क्रिया में पाकक क्रिया की कर्त्री है प्रतिभा, ठीक है। जी और फल फल की सिद्धि के लिए जो ये चेष्टादि कर रही हैं वो है क्रिया। तो वो चेष्टादि क्या है, जैसे अग्नि जलाना, कढ़ाई रखना और उसको चलाना, है लाइटर से उसको पहले जलाना भी। तो जो भी आपको जो चेष्टा दिखाई दे रही है, जो ये क्रिया दिखाई, ये यही सब है, छोटा छोटा व्यापार ये सब है क्रिया, ठीक है। जी अच्छा, अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें आया है फल शब्द, फल से है, तो हम समझ लेते हैं फल क्या होता है और कर्म क्या होता है, इन दोनों चीजों को समझते हैं। तो जी कर्म होता है फलाश्रय कर्म भवति, जो फल का आश्रय होता है वो कर्म होता है, ठीक है। तो पहले फल समझ लिया जाए तब हम कर्म पर फिर लौटे। क्या फल किसे कहेंगे, कि यस्य उद्देश्य सिद्धये क्रियारंभ तत्फलम, जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया का आप आरंभ कर रहे हो वो कहलाता है फल, ठीक है। जी तो अब देखिए यहाँ पर हम पहले फल को थोड़ा समझते हैं।
मैंने यहाँ पर देखो पचती प्रयोग किया है, नीचे आप देख रहे हो ना, प्रतिभा उदनम जी पचत। तो पच धातु का सबसे पहले फल ले लेते हैं। फल क्या है? विक्लिति, गल जाना। अर्थात ये जो प्रतिभा चावल बना रही है, चावल बनाने का अर्थात पचन, पाक क्रिया का फल क्या है? कि चावल गल जाए, चावल बन जाए, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? जी जी तो यही ना फल हुआ। जी जी तो फल क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिए, यस्य उद्देश्य सिद्ध है क्रियारंभ, जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया का आरंभ हो। प्रतिभा जी ने मेरे चावल पक जाए इसलिए पाक क्रिया आरंभ की। जी। तो बताइए, पच इस क्रिया का, पाक क्रिया का फल क्या हो गया? चावल पचना। चावलों का पक जाना। उससे हम जी एक शब्द में कहें संस्कृत के, तो उसे कह सकते हैं हम विक्लिति। जी। क्या कहेंगे उसे हम? विक्लिति। विक्लिप्ति। पच धातु का फल क्या है? विक्लिति। जी फल क्या हो गया? विक्लिति, अर्थात उनका गल जाना चावलों का जी है। जी उस जो फल है विक्लिति, उस फल का आश्रय कौन है? क्योंकि फलाश्रय जो होगा वो कर्म होगा। ध्यान जी दें, आज के पाठ को थोड़ा मन से समझें। इधर उधर चाय पीने में, खाने पीने में समय बर्बाद मत कर देना। ध्यान से सुनना, आज का पाठ बहुत सहायक है। मैंने कि मुझे आपको ये पाठ 3 बार नहीं, 3 जगह नहीं समझाना पड़े, इसलिए यही समझ लीजिए, ठीक है? जी जी तो मैं कह रहा हूं फल है विक्लिति, और उस विक्लिति का आश्रय कौन है? विक्लिति का आश्रय का मतलब है कि वो विक्लिति किन में हो रही है? विक्लिति किन में हो रही है? चावल में। चावल में। में हो रही है ना? जी। तो विक्लिति का आश्रय कौन हो गए? चावल। इसलिए चावल कर्म हो गया। जी ध्यान दीजिए, विक्लिति जी का आश्रय हो गए चावल, इसलिए चावल कर्म हो गए। इसलिए ओदनम फल, आप जो एरो देख रहे हो वो कर्म पर जा रहा है, उसे तंडुल कह लीजिए। बिल्कुल रेखा तिवारी जी सही कह रही हैं, क्योंकि ओदन पके हुए का नाम है, और तंडुल जो है, जो बिना बने होते हैं उन्हें तंडुल कहते हैं, ठीक है? जी गुरुजी, जी आश्रय का एग्जैक्टली मतलब क्या है? आश्रय का मतलब है कि उसका अधिकरण, जिसमें वो क्रिया हो रही है। जिस पे वो क्रिया हो रही है। ओके हाँ हाँ, ओके। आश्रय आप ऐसे समझ, आश्रय तो बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। जैसे विक्लिति का आश्रय, और भी ये समझ में आ जाएगा, आप चिंता नहीं करें। मैंने द्वितीय उदाहरण भी राइट साइड में रख रखा है, वहां पर भी इसको एक बार और बताना है, जी ठीक है? जी। आश्रय, अधिकरण, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। तो आप इस बात को ढंग से समझ गए होंगे कि जो फलाश्रय जो होता है वो कर्म होता है, इसलिए मुझे पहले आपको फल बताना पड़ा। फल है विक्लिति, पचधातो फलम विक्लिति, और उस तस्य आश्रय, उसका आश्रय कौन है? ओदन है, ठीक है जी ना? जी जी अतः क्या होता है? ओदन की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो कर्म समझ गए, वो जी कर्म क्यों है? जी जी हाँ, अच्छा। और बात जो है ये है, अब आप फल समझ गए, और फल सिद्धये, फल की सिद्धि के लिए, अब आप एक बार पिछले से बैक गर डाल लीजिए, इनको भी समझ लीजिए। फल जी सिद्धये, फल की सिद्धि के लिए, तो फल क्या है? विक्लिति। उस विक्लिति फल की सिद्धि के लिए यत चेष्टाधिकम भवति, जो चेष्टा कर रही है ये प्रतिभा जी, वो जो है क्या है? क्रिया है, या क्रिया। फिर उसे कहो वो भाव है, या फिर कहो वो व्यापार। जी तो जो चेष्टादि चल रही है, जो बीच पे छुटपुट क्रिया चल रही है, कढ़ाई को चलना, कढ़ाई को रखना, अग्नि जलाना, लाइटर से, सब जो है ये सब व्यापार है। और उस व्यापार का जी। आश्रय कौन हो गई? प्रतिभा जी। तो वो करती है, प्रतिभा। क्योंकि व्यापार आश्रय करता होती। ये चारों चीजें जी क्लियर हो गई ना आपको? जी इसलिए मैंने पक्ष धातु को, व्यापार को यहाँ पे भी लिख दिया है कि पात्र अधिश्रयण। पात्र का अधिश्रयण का मतलब पात्र को रख देना, कढ़ाई रख दी चूल्हे पर, और जी अग्निर्ज्वलन आदि, और अग्नि को जला दिया, ये सब पच धातु के व्यापार हैं। आदि का मतलब और भी व्यापार ऐसे जोड़ सकते हो आप, यदि जी ये तो न्यू स्टाइल वाला है। पहले तो क्या होता था? चूल्हे को जलाना, उसमें उसको फिर फूकनी से फूकना, चिमटा से सही करना, उसमें और तमाम व्यापार बढ़ा रहता था। लेकिन हमने लेटेस्ट चीज को लिया है, पिछली वाली को थोड़ा सा हटा दिया है ना?
पहले लोग जी। विद्वान ऐसे उदाहरण देते थे। तो खैर आप ये तीनों चारों चीज समझ गए होंगे, क्यों? जी चलो, इतना समझने के बाद इसी चीज को समझिएगा अब इस साइड में। आइए अब देखिए आप, यहां पर भी क्या है, अब हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है हरि नगरम गच्छति। ये हरि है, ये हरि नगर को जाते हैं। हरि नाम का कोई व्यक्ति हमारे इसमें शायद ग्रुप में नहीं है, लेकिन मैंने रख दिया था, फिर भी जी ऐसे ही नाम है ना, जी जी क्योंकि ऐसे नाम पहले रहते थे, अभी भी है। तो जी हरि नगरम गच्छति, तो अब आप समझ गए होगे कर्ता कर्म को। थोड़ा इसमें चीज अलग अलग समझ लेते हैं। थोड़ा फल को समझना जरूरी होता है। यहाँ पर आपको जब भी कोई क्रिया के विषय में जानना हो तो उसका फल, व्यापार तो समझ में आ जाता है कि जैसे गम धातु का व्यापार क्या होगा कि कर चलनादि, कर चरण आदि चालनम, कर ऐसे हाथ चलाना और पैर चलाना, यही ना होता है गच्छति में। गच्छति जी क्रिया में यही होता है ना, हाथ पैर चलाना। जी और यदि खड़े खड़े रह गए तो वो तो दूसरी क्रिया हो जाती है, हाथ पैर चलाओगे तब गच्छति होगा। तो ये व्यापार तो समझ में आ जाता है, लेकिन फल क्या है? फल आप हमेशा इस बात को जान लीजिए, ये आपको पंक्ति याद कर लेना थोड़ा आवश्यक है। मैंने देखो ये सब जो भी यहाँ पर परिभाषा है, चाहे कर्ता की हो, चाहे व्यापार या कर्म या फल की हो, बहुत ही सरल भाषा में लिखी है। क्यों लिखी है? मैं और भी शास्त्रीय भाषा प्रयोग कर सकता था, लेकिन मेरा एक ही मुख्य प्रयोजन है कि आप इसे जल्दी से जल्दी बस समझ, है ना। जी है सब वही बातें बतलाने के लिए, आप इसे जल्दी समझने के लिए इसे सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। नहीं तो न्याय की भाषा में भी उपनिबद्ध करके लिखा जा सकता था, वो बाद में करते रहेंगे जब आप थोड़ा और समझदार हो जाएंगे जी पढ़ते पढ़ते। चलिए, तो यस्य उद्देश्य से सिद्ध है क्रियारंभ तत्फलम, जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया का आरंभ किया जा रहा है वो फल होता है। जी कि मान लो ये हरि नाम का व्यक्ति है, ये इस नगर में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? शायद इसकी ससुराल होगी, यही सोच लिया जाए, ठीक है। जी और पैदल क्यों जाना चाहता है? थोड़ा गाड़ी आड़ी मैंने इसमें नहीं रखी है, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहे, आजकल कोरोना काल चल रहा है ना, तो एकदम फिटनेस बनी रहे धातु, इसलिए पैदल लॉकडाउन जा लगा रहा है। हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जी बात यह है कि यस्य उद्देश्य से सिद्ध है क्रियारंभ तत्फलम, जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया का आरंभ है वो फल है। अब यहाँ पर किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए, तो ये इस गांव से संयोग पर इस नगर से संयोग करना चाहता है कि मैं इस नगर में पहुंच जाऊं। इस उद्देश्य की जी यही है इसका क्या, जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया का आरंभ हो रहा है वो है फल। जी आप देखेंगे कि वो गम धातु का फल क्या होगा? देशांतर नगर जाना। संयोग, अर्थात देशांतर, एक देश से दूसरे देश में संयोग हो जाए। मानो के पर्वतों पे रहता था या उत्तराखंड में, और उत्तराखंड जी से मान लो कि देहरादून में आ गया इधर, है ना। जी जी तो अब देशांतर से संयोग हो गया क्या नहीं? एक देश से, देश का मतलब दो- भैया, मतलब एक स्थान विशेष है ना। देश का मतलब वो आप भारत चीन नेपाल पाकिस्तान अलग अलग मत समझ लेना। देश का मतलब होता है संस्कृत में एक स्थान, स्थान को देश जी कहते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहा है, तो देशांतर संयोग, दूसरे देश से संयोग हो जाना, तो नगर से संयोग हो रहा है ना इसका। जी बिल्कुल शेखर शुक्ल जी सही कह रहे हैं। तो देशांतर संयोग, इसका जो शहर से, इस नगर से संयोग जो हो रहा है वही क्या है? फल है। तो फल। यस्य उद्देश्य से सिद्ध है क्रियारंभ तत्फलम। अब ये मत आप कहना, तो देखो यहाँ पर गम धातु का पहले ये समझ लो, गम धातु का फल क्या हो गया? देशांतर से संयोग। और उस संयोग का आश्रय कौन है पहले से समझ लो। उस संयोग का आश्रय कौन है? नगर। जी तो इसलिए नगर क्या हो जाएगा? नगर हो जाएगा कर्म संज्ञक। संयोग का आश्रय जी का मतलब जिससे वो जुड़ रहा है, कर्ता आपका जी कहां जाकर के युक्त हो जाएगा? नगर में। नगर से, नगर में जाकर के युक्त हो जाएगा वहां पर। जी तो जो जी संयोग का आश्रय हो गया, ठीक है ना। जी तो देशांतर संयोग का जो आश्रय हो गया, इसलिए वो करता है। तो व्यापार जी आश्रय करता है हरि, जी फलाश्रय अर्थात देशांतर संयोग का आश्रय है नगर, इसलिए नगर जी है कर्म, कर्म। जी ठीक है। जी जी अच्छा,
तो कर्म आपने समझ लिया और व्यापार आप जान ही रहे हो है। और चेष्टादि क्या कर रहा है वो, हाथ पैर जानना चलाना चाहते हैं। इत्यादि, जी ये सब बातें चल रही हैं। अरे भैया ससुर को थोड़ा विषय को समझ लो, ससुर को बाद में समझते रहना, ठीक है। विषय समझ लो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई है ना। जी जी मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा। जी मैंने आपको जो बातें बताई है ये सुकोमल मति लोगों के लिए बताई है जो आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि इन बातों को वैयाकरण भूषण सार में, प्रमलोक मंजूषा में, जो ये व्याकरण के आर्थिक ग्रंथ हैं उनमें बड़े अच्छे विस्तार से इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। जी अब यहां पर अब आप ये मत कहना जी, देखो फल को लेकर के थोड़ा ये कंफ्यूजन है। आपने कहा है कि यस्य उद्देश्य से सिद्ध है क्रियारंभ तत्फलम, जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया का आरंभ किया जाता है वो फल है। और हमने फल क्या बताया है, गम धातु का फल बताया है देशांतर संयोग का, कि देशांतर से संयोग, ठीक है ना, ये क्या जी बताया है, फल। अब ये मत कहना कि यह जो हरि है उसका तो उद्देश्य ये है कि मैं इस नगर में जाकर के आम खरीदूंगा, आजकल आम का सीजन चल रहा है ना। जी अब हरि का यहाँ पर क्या हो गया, हरि की जो क्रिया है गमनक क्रिया, उसका उद्देश्य अलग हो गया, जी समझ रहे हैं ना। जी 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 तो आप कहोगे करे ये भी तो उद्देश्य और भी तमाम हो सकते हैं, एक फल खरीदना भाई, ये जिसके उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रियारंभ करोगे और भी हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो है हमें यहाँ पर ऐसे फल की, इस प्रकार का फल विवक्षित करना पड़ता है। देखो ये जो है ये खरीदना वगैरह, आम खरीद, ये और भी क्रियाओं के फल संभव है, एक क्रयण क्रिया का फल संभव जी है ना, दो क्रिया जी द्रव्य विनिमय और क्रयण क्रयण क्रिया का, तो इनका जो संभव है वो फल। लेकिन गम धातु का जो सही फल है वास्तविक रूप से वो एक देश से दूसरे देश में जाकर के युक्त होना, या फिर कहो एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक गांव से दूसरे शहर जाना, यही वास्तविक फल के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, ठीक है। ऐसे तो और भी जी फल हो सकते हैं लेकिन मुख्य वही बात रहती है, वो अन्य क्रियाओं से भी सिद्ध है वो तमाम प्रकार के फल। तो आपने समझा यहाँ पर क्या, किन चीजों को आपने समझा, कर्ता क्या होता है, व्यापार क्या होता है, कर्म क्या होता है और फल क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई, जी आ गई ना समझ में। जी ये यदि बातें आपने समझ ली हैं तो अब आपको लह कर्मणि च भावे कर्म के अभ्यास सूत्र बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में पहुंचते हैं। मनीष जी समझ रहे हैं ना, निर्मल जी, जी हाँ। जी गुरुदेव बिल्कुल। अब चलते हैं लह कर्मणि च भावे या कर्म के अभ्यास की व्याख्या। इस सूत्र का अर्थ जो किया गया है, ध्यान दें, चित्रों में थोड़ा बाद में ध्यान देना, पहले सूत्र का अर्थ क्लियर कर लेते हैं। और एक बार लह अर्थात लकाराहा, ठीक है। जी रेखा तिवारी जी, द्विकर्मकों का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, अतः हमने नहीं लिखी है, ठीक है। जहां जी आएगा हम वहां लिखेंगे। हमने, हमारी एक प्रतिज्ञा है, नामूलम लिख्यते किंचित न अनपेक्षित मुच्यते, मल्लिनाथ जी की तरह, जी कि अमूल कोई चीज लिखते नहीं है और अनपेक्षित कोई चीज कहते नहीं, जितनी जरूरत की है उतना जरूर कहते हैं, उसमें पूरी दम लगा देते हैं, ठीक है। जी चलो, जो भी द्विकर्मक है, और द्विकर्मकों में भी दो टाइप है, उनको सबको बाद में कह लेंगे जब कारक पढ़ाएंगे तब। चलिए, अभी यहाँ पर सकर्मक अकर्मक की ही बात है, क्योंकि सूत्र है आपका लह कर्मणि चा भावे चा कर्मकेभ्यः। सूत्र का अर्थ होता है लकाराहा। लकारा कौन, जो 10 लकार आपने पढ़े, 10 लकार लट लुट इत्यादि, लकाराहा सकर्मकेभ्यः, अर्थात जो लकार है वो सकर्मकेभ्यः, धातुभ्य की वो ले लेना, यहाँ पर अध्ययन कर लेना, सकर्मकेभ्यः धातुभ्य, सकर्मक धातुओं से, कर्मणि कर्तरी चस्यु, कर्म और कर्ता में होते हैं, अकर्मकेभ्यः, अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरी च, अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में होते हैं। डायग्राम में भी देख लीजिए, धातुएं हैं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। यदि धातु सकर्मक है
तो दो चीजों में लकार आएगा, कर्मणि कर्तरी च। श्याम सुंदर जी, सूत्र में क्या जी लिखा जी। है? कर्मणि कर्तरी च। कर्तरिच। कर्म जी अर्थ में आएगा लकार, और कर्ता अर्थ में लकार आएगा। जी। आएगा ना? सकर्मक धातुओं में। कर्म में आएगा, कर्ता में आएगा। कहने का मतलब सकर्मकों का कर्तृवाच्य भी हो सकता है और उनका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य भी हो सकता है। जी आज आप समझ जाओगे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के पूरे रहस्य को। अभी तक जानते नहीं होगे, काफी लोग ऊपर ऊपर से ही पकड़े रहते हैं, ठीक है? लेकिन वो सब जी चीज यही छुपी हुई है। आपको टीजीटी और तमाम जो परीक्षाएं हैं उनमें बहुत पूछता है, इसका कर्तृवाच्य बनाओ, कर्मवाच्य बनाओ, भाववाच्य बनाओ, ये तमाम तमाम, ठीक है? जी। अच्छा, और यदि धातु अकर्मक है आपकी, तो अकर्मकों से जो लकार होगा, भावे कर्तरी च, क्या लिखा है? शूर कर्मकेभ्यो भावे कर्तरी च। भाव और जी कर्ता में लकार होगा। जी। भाव और कर्ता में लकार होगा, मतलब कर्ता में होना तो कन्फर्म में, कर्ता जी में होगा और भाव में होगा। तो कहने का मतलब है धातु चाहे सकर्मक हो या कर्मक हो, कर्तृवाच्य तो उसका हर स्थिति में बनना है। जी ध्यान दीजिए हम क्या जी। कह जी रहे हैं। जी जी। धातु जी सकर्मक है या कर्मक, उसका कर्तार्थ अर्थात कर्तृवाच्य में तो हर स्थिति जी में बनना है। जी। अच्छा, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य उसी कंडीशन पर बनेंगे जब धातु सकर्मक है तब कर्मवाच्य बनेगा, यदि धातु अकर्मक है तभी भाववाच्य बनेगा, अन्यथा नहीं बनेंगे। जी बात आई आपको समझ में? जी। जी कर्मवाच्य दोनों में बनेगा। तो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य नहीं, दोनों में कर्तृवाच्य बनेगा। दोनों में है, चाहे धातु सकर्मक है जी या कर्मक है, कर्तृवाच्य तो बनना ही जी जी बनना है, जी 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 ठीक है ना? जी जी। यदि गुरुजी थोड़ा धातु क्या दिमाग है, के ऊपर से जा रहा है, है? थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है। थोड़ा सा जा रहा है। हाँ हाँ चलो आप अभी सुनते रहिएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। देखो मैं ये कह रहा हूं, यदि शुरुआत में कुछ कठिन लगता भी है, बिल्कुल चिंता नहीं करें। हम इन बातों को और भी आगे आगे करके बताते जाएंगे आपको, और भी सरल तरीके से। इसमें कुछ बातें ठीक है आगे भी आएंगी, जैसे ये ठीक है। कर्मवाच्य भाववाच्य, यह जो है आप ये आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे। और जी मैंने जी आपको जी सकर्मक अकर्मक अभी समझाया नहीं है। जी जी। सकर्मक अकर्मक समझ में नहीं आए अभी, तो घबराइए नहीं, क्योंकि वो अभी मैं समझाने वाला हूं आप। और कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य को भी मैं थोड़ा भी वर्णन करूंगा। अभी तो मैं एक उसको क्या कह रहे हैं कि रेखांकित कर रहा हूं कि क्या क्या है वो चीज, उन्हें एक बार कह लीजिए, एक बार उसकी रूपरेखा समझ लीजिए, ठीक है ना? बिल्कुल चिंता नहीं करें, समझा के ही छोड़ेंगे यदि आप भी प्रयत्नशील हैं तो, ये समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, मैं सकर्मक अकर्मक अभी समझाऊंगा कि धातुएं सकर्मक कर्मक कैसे हो जाती हैं। और ये सकर्मक धातुएं जो होती हैं उनका कर्तृवाच्य भी होता है, कर्मवाच्य भी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य संभव है, लेकिन अकर्मकों का कर्तृवाच्य तो संभव है, वो अकर्मकों का कर्मवाच्य तो हो नहीं सकता, लेकिन तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धातुएं दो ही तरीके की हैं, सकर्मक अकर्मक। तो धातु यदि दोनों तरीके की हैं तो कर्तृवाच्य तो दोनों ही कंडीशन में बनेगा। कर्तृवाच्य का मतलब क्या होता है, अभी आप समझ लीजिए कि जो ल ल के जो है अर्थ बताए, ध्यान दीजिए, लकार का जो अर्थ है ना, मतलब लट लिट लुट, ये जो 10 लकार है ना, लट लिट लुट, इनके पाणिनि जी 3 अर्थ बताना चाहते हैं। सबसे पहले लट का अर्थ बताना चाहते हैं पाणिनि जी, कर्ता अर्थ है, जिसको आप कहते हो कर्तृवाच्य। ये जैसे लट का है ऐसे ही लिट लुट उन सबका समझ लेना, मैं सभी लकारों के विषय में बात कर रहा हूं। और लकार का दूसरा अर्थ है कर्म, और लकार का तीसरा अर्थ है भाव। समझ गए ना? ये बात है, पाणिनि जी ये कहना चाह रहे हैं कि लकारों के ये अर्थ होते हैं 3, कर्ता कर्म और भाव। कर्ता को ही कर्तृवाच्य, कर्म को ही कर्मवाच्य, और भाव को भाववाच्य के नाम से ऐसे कह देते। ठीक है? तो अभी तक आपको समझ में आया कि लकारों के 3 अर्थ हो गए, कर्ता कर्म और भाव।
पर आपकी यदि धातु सकर्मक है तो कर्तृ और कर्मवाच्य होगा, अकर्मक है तो कर्तृवाच्य होगा और भाववाच्य होगा। कर्मवाच्य नहीं हो सकता क्योंकि धातु अकर्मक है, उसमें कर्म है ही नहीं, तो कर्मवाच्य कहां से संभव है उसका। तो भाववाच्य का मतलब केवल क्रिया, क्रिया अर्थ को वो कहेगा। ये कहने का मतलब है क्यों भाव का अर्थ होता है क्रिया या फिर को व्यापार, अभी मैंने आपको समझाया। कर्तृवाच्य का मतलब क्या है कि जो लकार कर्ता अर्थ को कहेगा। ध्यान दीजिए, मैं जो वाच्य कह रहा हूं, सकर्मक धातुओं से जब आप कर्तृवाच्य करोगे तो वो लकार जो है कर्ता अर्थ को कहेगा। कर्ता अर्थ को कैसे कहेगा ये भी मैं अभी आपको समझाता हूं, जैसे मैं समझा ही देता हूं, है ना, नहीं तो आप अनिल प्रसाद दांडेकर जी कहेंगे कि जी ये समझ में नहीं आया। देखिए, हमने पीछे एक प्रयोग किया था, क्या किया था, हरि ही नगरम नगरम, गच्छति। ये बरोबर। प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए लट के स्थान पर ही तिप होता है, तो ती जो है ना ये कर्ता अर्थ में हुआ है। ती का अर्थ क्या है, कर्ता, कर्तृवाच्य है ना ये। जी, ती का अर्थ क्या है, कर्ता। गच्छ में कौन सी धातु है, गम, गम अर्थात गमन, ये गमन क्रिया है। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि हरि, हरि जो है गमन करता है। देखो इसके एक एक गच्छति में भी दो विभाग समझिएगा, गच्छ अलग और ती अलग। उसमें से ती का अर्थ हमने क्या कर लिया, हाँ वो गम ही है वस्तुतः। तो जो ती है, ती का अर्थ कर लिया कर्ता, गम या गच्छ का अर्थ है गमन। तो गमन करता, गमन करता कौन है, हरि। तो हरि कहाँ गमन कर रहा है, नगरम में। तो क्या है, पाणिनि जी के यहाँ पर धातुओं के जो अर्थ हैं वो द्विधा विभक्त हैं। मतलब ये टोटल जो बन जाता है जैसे गच्छति, पठति, भवति, इन सब के अर्थ द्विधा विभक्त होते हैं, अर्थात दो तरीके से। तो गच्छति का अर्थ क्या होता है, गच्छति में जो गच्छ है इसका अर्थ होता है गमन और ती का अर्थ होता है कर्ता। आपको समझ में आया कि ये कर्तृवाच्य क्यों है, क्योंकि कर्ता अर्थ को कह रहा है। तो गमन करता, गमन करने वाला आप उसे कह सकते हैं। बात कुछ आ रही है समझ में अनिल प्रसाद जी, ऐसे ही मैं आपको बताता हूं। जी, जी, और भी और एक सरल आपके ही नाम से यहाँ पर लिखता हूं, समझ में गुरु आएगा मेरा नाम जल्दी से। प्रसाद है, प्रसाद। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा चलो, अब तो मैं लिख दिया, अब तो कोई बात नहीं, जो इस नाम के होंगे वो समझे रहेंगे। अनिलः पठती, देखो मैं थोड़ा पठती में थोड़ा बीच में ये डाल रहा हूं आपको अर्थ समझाने के लिए कि ये ती प्रत्यय का कर्ता अर्थ है तो कैसे संगत होता है। ये बात जो आप यहाँ समझ रहे हो ना, इसी बात को वैयाकरण भूषण सार में जाकर के समझाना पड़ता है। यहीं से समझे रहोगे तो थोड़ा सा जो व्याकरण के छात्र हैं उनकी नींव जम जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ जी, पर बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी हैं अच्छे व्याकरण के छात्र, और भी लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो अच्छे से समझते हैं तत्व से, आयुष मिश्रा जी हैं और भी तमाम लोग हैं। तो देखिए, अनिल हो गया कर्ता, ती, तो ती प्रत्यय का अर्थ है कर्ता। और जब आप शब्दबोध समझते हो ना, शब्दबोध भी नेट में लगा हुआ है 73 कोड में, तो शब्दबोध भी ऐसे ही समझाना पड़ता है। उसमें एक शब्दबोध नाम से एक चैप्टर दे दिया है, अब तो बीएड में भी लगा दिया है शब्दबोध को। तो ती का अर्थ है कर्ता, पठ क्रिया है, तो पठ क्रिया का मतलब होता है पठनम, और पठनम का मतलब होता है बुक खोल के, आंख फाड़ के और उसके ऊपर सो जाना, है ना, यही होता है ना। पठनम, तो मतलब क्या हो गया, पठन करता कौन है, अनिला। तो पठती का अर्थ क्या है, पठन करता। मैं अब ये समझ पा रहा हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि लट, जो लट लिट लुट इत्यादि जो लकार हैं, इनके स्थान पर जो तिप्तस जी अभी आगे हम बताने वाले हैं वो जो आदेश होते हैं, तो लकार का अर्थ जो करता है वही कर्ता अर्थ किसका होता है, तिप्तस जी के, तीतस जी, इनका भी वही अर्थ होता है, ठीक है। और जी, तो इसलिए ये कर्तृवाच्य कहा जाता है।
अब आप समझ गए होंगे कि कर्तृवाच्य इसका क्यों नाम है, क्योंकि उसमें कर्ता अर्थ को वो कह रहा है। कौन? ती नाम का प्रत्यय। तो देखो आप समझ गए आप जो है, धातु होती है सकर्मक और अकर्मक दो तरीके की। सकर्मक धातुओं का कर्तृवाच्य होता है कर्मवाच्य। लकार जो होते हैं, सूत्र कहता है सकर्मक धातु यदि होगी तो कर्म अर्थ और कर्ता अर्थ में कर देना, यदि धातु अकर्मक है तो भाव और कर्ता अर्थ में कर देना। ठीक है? हाँ, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर ज्योति जी आपका प्रश्न जरूर लेंगे। जब तक हैंड डाउन कर लीजिए, द्वारा उठा लीजिए। अभी एक बात और कह लेते हैं, फिर ये सब बातें को करते हैं। अब कहते हैं जी सकर्मक अकर्मक क्या है, कैसे हम समझेंगे कि ये वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। सकर्मक अकर्मक में भी बहुत विवाद है। इंग्लिश में भी हमने कुछ सकर्मक अकर्मक पढ़े हैं, और संस्कृत हिंदी में तो है ही। तो चलो, लेकिन व्याकरण में इनका लक्षण किया गया है सकर्मक और अकर्मक का, कि कैसे हम सकर्मक को समझेंगे, कैसे हम अकर्मक को समझेंगे। तो आपके व्याकरण की पुस्तक देखो, आप लोगों के पास भी तमाम टीका है, लघु सिद्धांत कौमुदी की तमाम पुस्तकें, उनमें कुछ अलग अलग तरीके से सकर्मक और अकर्मक के लक्षण लिखे। जैसे हमने उसमें से छांट के एक सरल लिखा आपके लिए, क्योंकि हमने आपको व्यापार और फल को समझा दिया है। तो हमने एक लक्षण लिखा सकर्मक का सबसे पहले, कि यत्र व्यापार फलंच भिन्नम भिन्नम द्रव्यम आश्रित्य अवतिष्ठते। जहां पर फल, यत्र व्यापार फलम च, जहां पर व्यापार और फल भिन्नम भिन्नम द्रव्यम आश्रित्य तिष्ठते, भिन्न भिन्न द्रव्य का आश्रय करते हुए जहां रहते हैं, वो सकर्मक होगा। अकर्मक क्या होगा? आप ये, मैं भी शब्द समझा रहा हूं, अर्थ को भी समझाता हूं, घबराना नहीं। और अकर्मक किसे कहते हैं? कि यत्र व्यापार फलम च एकमेव द्रव्यम आश्रित्य तिष्ठते, मतलब भिन्नम भिन्नम नहीं, बल्कि एकमेव द्रव्यम आश्रित्य अवतिष्ठते, वो अकर्मक का लक्षण है, वो ऐसे अकर्मक कहते हैं। आपकी पुस्तकों में कहीं कहीं फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, गणेश शिंदे जी ने खैर वो लक्षण लिख दिया है। और फल समान है, और फल समानाधिकरण या फल व्यापार समानाधिकरण वाचकत्व अकर्मकत्व, इस तरीके के लक्षण लिखे हैं। लेकिन वो थोड़ा क्लिष्ट लक्षण हो जाते हैं, जिनको उस भाषा की समझ नहीं है, न्याय शैली की। अतः हमने उनको इस रूप में लिखा। क्या लिखा? कि यत्र फलम, यत्र व्यापार फलम च भिन्नम भिन्नम द्रव्यम आश्रित्य अवतिष्ठति। जहां पर फल और व्यापार दो चीजें अलग अलग द्रव्यों में रहेंगे, या फिर कहें अलग अलग अधिकरण में रहेंगे, ऐसी जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी। आइए देख लेते हैं, उदाहरण भी हम समझ लेते हैं। चलिए अब आ जाइए उदाहरण की तरफ। मैंने सबसे पहले अकर्मक का, वो सकर्मक का लक्षण दिया कि यत्र व्यापार फलम च भिन्नम भिन्नम द्रव्य मात्र से आश्रित। समझ लीजिए, अब यहां पर ये जो व्यक्ति है ये कर रहा है छेदन क्रिया, उसके लिए नीचे वाक्य भी प्रयोग किया है कि दुष्टो वृक्षम छिन्नति। देख रहे हो ना, इधर किया है ये रहा, दुष्टो वृक्षम छिन्नति, क्योंकि वृक्ष का छेदन करना तो कोई दुष्ट का ही कार्य है। भला सही आदमी कैसे कर सकता है? अभी तो हम पर्यावरण दिवस मना के गए हैं, देखो वृक्ष भी रो रहा है जब उसे काट रहा है, इसलिए वृक्ष छेदन करना सही नहीं है। मनुस्मृति में बड़ा भारी इसके लिए पाप लिखा है और बड़ा प्रायश्चित दिया है इसके लिए। अतः वृक्ष छेदन ना करें ना, है निरर्थक रूप से। आजकल तो हम वृक्ष छेदन कर करके है जंगल समाप्त करते जा रहे हैं। और सीमेंट के, कल वाचस्पति मिश्र जी क्या कह रहे थे, कल हमने व्याख्यान का जो लिंक भेजा था उसमें, और हम सीमेंट के और ये तमाम कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं। जो गर्मी पड़ती है तो हमें ही वो एकदम तपा देते हैं और पेड़ की छाया हम बैठते हैं तो शांति मिलती है। तो कंक्रीट और सीमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 4 महीने के मौसम बारिश का होता है, उस 4 महीने के लिए हमने अपने 8 महीने कुर्बान कर दी बारिश से बचने के लिए ना, कंक्रीट लाए, क्योंकि मिट्टी पेड़ के नीचे तो बहुत बारिश है। लेकिन कुछ ऐसा प्रयास करके संरक्षित किया जा सकता है प्रकृति को। तो ये दुष्ट व्यक्ति है, क्या कर रहा है? दुष्टो वृक्षम छिन्नति, ये वृक्ष का भेदन कर रहा है, उसे काट रहा है कुछ। तो अभी देखिए आप जो है, छिद धातो फलम, देखो मैं आपको यहाँ पर क्या लिखा हूं, यत्र व्यापार फलम च भिन्नम भिन्नम द्रव्य मात्र से। अब आप व्यापार समझिए, फल समझिए, क्योंकि व्यापार फल में आपको पिछली स्लाइड में समझा दिया।
व्यापार क्या है और फल क्या है। तो सबसे पहले फल समझ लो। फल क्या होता है कि यस्य उद्देश्य से सिद्ध है क्रियारंभ, पिछले वाली स्लाइड में दिया कि जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रिया का आरंभ किया जा रहा होता है वो होता है फल। तो छिद धातु का फल क्या है, ठीक है। छिद धातु का फल है पृथक भवनम। पृथक भवनम का मतलब है कि जैसे ये अलग हो गया है ना पेड़, ऐसे ये पेड़ एकदम अलग होके गिर जाए। पृथक होना, भवनम मतलब होना, ठीक है, अलग अलग हो जाना। तो ये छिद धातु का फल है, अलग होना, दो टुकड़ों में बट जाना या कई टुकड़ों में बट जाना। व्यापार क्या है कि कुठारेण हस्तचालनादि रूपम। कुठार अर्थात कुल्हाड़ा पकड़ के, और हस्तचालन अर्थात हाथों से दे वृक्ष में, दे वृक्ष में, ये सब तमाम व्यापार। व्यापार मतलब वो क्रिया, वो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो छिद धातु का व्यापार और फल आपने समझ लिया। अब आपको ये समझना है क्या ये फल और व्यापार भिन्न भिन्न द्रव्य में रह रहे हैं। द्रव्य क्या चीज है समझो। यहाँ पर हमारे सामने दो द्रव्य है, एक तो वृक्ष है द्रव्य, दूसरा द्रव्य है ये आदमी, दो द्रव्य। अब जो है छेदन जो फल है वो तो वृक्ष में रहता है, ध्यान दीजिए, एरो देख लीजिए इसका। छेदन रूपी जो फल है वो तो वृक्ष में रहेगा क्योंकि वृक्ष का ही छेदन हो रहा है ना। और छिद धातु का जो व्यापार है कि कुठार से हस्त संचालन, वो इस दुष्ट व्यक्ति में रहेगा। तो बताइए, फल और व्यापार अलग अलग दो अधिकरण में रह गए ना, दो अलग अलग द्रव्यों में। फल रह गया आपका वृक्ष में, व्यापार किस में रह गया, व्यापार किस में रह गया, इस दुष्ट व्यक्ति में। तो इसलिए क्या होगा, ये जो छिद धातु सकर्मक हुई, क्या कर्मक हुई, सकर्मक हो गई। ऐसे ही मैंने आपको एक जगह घटा के बता दिया है और अलग अलग जगह घटा के आप समझ सकते हो। टीकाओं में भी ये घटा रखा है, ठीक है, थोड़ा अभ्यास करिएगा, आ जाएगा। अच्छा, ये तो सकर्मक का लक्षण है क्योंकि यहाँ पर फल और व्यापार दो अलग अलग द्रव्यों में रह गए। अब चलिए आइए अकर्मक किसे, अकर्मक कैसे समझें। अकर्मक के लिए इधर वाले लक्षण पर आइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यत्र व्यापार फलम च एकमेव द्रव्यम आश्रित्य अवतिष्ठते। यहाँ पर फल और व्यापार एक ही द्रव्य में रहता है, दो अलग अलग द्रव्यों में नहीं रहता है, दो अलग अलग पर्सन में नहीं रहता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, निद्रा नाम की एक धातु है, नी उपसर्ग पूर्वक द्रा धातु, जिसका रूप निद्राती वगैरह बनता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है शिशु निद्राती। ये शिशु क्या कर रहा है, निद्राती, एकदम सो रहा है। शिशु, शिशु ज्यादा सोता है ना, सबसे ज्यादा बच्चा सोता है, इसलिए मैंने बच्चे का फोटो लिया है ना, कुंभकर्ण का नहीं लिया क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा सो जाता था, ठीक है। तो निद्रा धातु हो फलम, निद्रा का फल क्या है, धातु का फल है। देखिए ध्यान दीजिए, देखो फल क्या कहलाता है। फल को पहले आप पारिभाषिक समझिए कि यस्य उद्देश्य से सिद्ध है क्रियारंभ, जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रियारंभ किया जा रहा है वो उस क्रिया का फल होता है। निद्रा धातु का फल क्या होता है कि विश्रम जन्य नवी भाव प्राप्ति, के उस विश्रम अर्थात जो विश्राम कर लेगा, उस विश्रम से जन्य अर्थात उत्पन्न नवीन भाव की प्रतिपत्ति। नवी भाव की प्रतिपत्ति इत्युक्ते नवीन, न्यूपना, नया भाव, नए भाव की प्रतिपत्ति होना अर्थात ज्ञान होना। प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञानम, मैंने प्रतिपत्ति शब्द डाला है क्योंकि थोड़ा न्याय का शब्द है। तो वो है फल। तो क्या हो जाता है, सो करके व्यक्ति को एकदम फ्रेशनेस आ जाती है ना, एकदम दिमाग सही सही काम करने लग जाता है। इसलिए कोई सो रहा होता है ना तो मैं तो कह देता हूँ भाई ये रिचार्ज हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, या फिर उसे कहो चार्ज हो रहा है, जिससे कि वो एकदम फिर फ्रेशनेस महसूस करेगा जग के एकदम। तो उसको निद्रा धातु का फल क्या है भाई, मैंने संस्कृत में लिखा है, आप उसे हिंदी में समझ लेना, एकदम माइंड फ्रेश हो जाना। ये जो है शयन का फल है, निद्राती अर्थात सोने का फल है। तो विश्रमजन्य नवी भाव प्रतिपत्ति आप इसे कह लीजिए। अच्छा, ये तो फल हो गया। अच्छा, ये फल रहे किस में रहा है, अर्थात किसको, विश्राम जन्य नवीन भाव की प्राप्ति हो रही है। विश्राम को विश्रम लिखा है क्योंकि वो विश्रम होता है, ध्यान रखना है ना। वो किसको रही है प्राप्ति, क्या उस शिशु को हो रही है ये इस वाले फल की प्राप्ति है। शिशु में ही रह रहा है वो नवीन भाव, क्योंकि फ्रेशनेस वो शिशु ही महसूस करेगा ना जो सो रहा है। अच्छा, और निद्रा धातु का व्यापार क्या है, व्यापार है कि विषयेभ्य मनोव्यावर्तनम,
निद्रा में क्या होता है, पहले व्यक्ति ऐसे ऐसे पहले ऊँघाता है, पहले कैसे करता है, एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अपने मनोवृत्तियों को समेटता है, क्या उसने दिन में क्या खेला, क्या खाया, किसने क्या उससे कह दिया गलत, वो सब उसको सोते वक्त ध्यान में आते हैं। तो अपनी जो मनोवृत्तियों को वो उनसे हटाता है, जब वो हटा लेगा ना तभी सो पाएगा, नहीं तो चिंता करता रहेगा गर्लफ्रेंड की रात भर तो कैसे सो पाएगा। इससे मनोवृत्तियों को से हटाना पड़ता है बीच बीच में, जब वो हटा लेता है तब वो सो पाता है। इसलिए यहाँ पर शब्द लिखा, निद्रा धातु का व्यापार क्या है कि विषयेभ्यो मनोव्यावर्तनम, के विषय से मन का व्यावर्तन हो जाना। तो ये हटा लिया, निद्रा आ गई, यही निद्रा धातु का व्यापार है। ऐसे ही मित्रों, आपको हर एक धातु का फल और हर एक धातु का व्यापार अपने आप से समझ लेना। आप ये समझ सकते हो उसे ऐसा कर, है ना, ऐसा उसे आप बना सकते हो, कर सकते हो। और ये व्यापार भी किसमें रह रहा है, इसी शिशु में रह रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, यत्र व्यापार फलम च एकमेव द्रव्यम आश्रित्य अवतिष्ठते, जहां पर फल और व्यापार एक ही द्रव्य में रह गया तो क्या हो जाएगा, वो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। वो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। इसलिए निद्राती जो क्रिया है वो अकर्मक है। कहा भैया ऐसे हम हर एक धातु का छांटेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और कोई सरल उपाय नहीं है क्या सकर्मक अकर्मक को पहचानने का। कहा कि एक और दूसरा सरल उपाय है कि हम व्यापार और फल को ढूंढते रहेंगे, और आजकल हमारे पास टाइम नहीं है जहाँ पबजी खेलने का भी, तो फिर ऐसे फल व्यापार कैसे ढूंढ पाएंगे इतनी जल्दी। तो हमने एक तीसरा नीचे लक्षण लिखा है, देखिए दूसरे नंबर पे लिखा है ये, किम इत्याकांक्षत्वम, अर्थात किम की आकांक्षा होना, अर्थात जिसके वाक्य जो शब्द प्रयोग कर रहे हो आप, जैसे आपने शब्द प्रयोग किया दुष्टो वृक्षम छिन्नति, ये शब्द प्रयोग किया, आप इसमें किम करके प्रश्न यदि कर पाए और उसका उत्तर आपको मिल जाए तब तो वो धातु है सकर्मक। और किम इति आकांक्षा रहितत्वम, किम इति आकांक्षा रहितत्वम, और जिसमें किम की भी आकांक्षा नहीं हो, क्या किम ऐसा प्रश्न करने से जिसमें उत्तर नहीं मिले, तो आप ये समझ लेना कि वो क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे एक यही पर तुरंत उदाहरण दे, जैसे मैं यहां पर कहूं कि दुष्टो वृक्षम छिन्नति, तो मैं पूछता है, तो मैं इसमें क्या पूछ सकता हूं, किम छिन्नति है, दुष्टः किम छिन्नति, दुष्ट किसका छेदन कर रहा है, तो आप क्या कह दोगे तुरंत, तो किम का आपको उत्तर मिल गया कि नहीं, मिल गया दुष्टः किम छिन्नति, क्या वृक्षम छिन्नति है जी। हाँ, अंकिता किम खादती, क्या अम्रम खादती, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई जी। हरि, है ना, हरि कुत्र गच्छति, या है क्योंकि वहां पर वैसा है थोड़ा, तो कह देंगे मतलब वहां पर प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया। और यहाँ पर निद्राती में क्या कहेंगे, शिशु किम निद्राती, शिशु क्या मतलब, किम यहाँ लगा करके उत्तर ही नहीं मिल सकता। जो अकर्मक क्रियाएं हैं उनमें किम लगा करके उत्तर ही नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे करके आप सकर्मक अकर्मक का भेद समझ सकते हैं। और बात क्या है कि अकर्मक क्रियाएं हैं बहुत थोड़ी सी, अतः हमने वो अकर्मक क्रियाएं गिन दी हैं इस वाली कारिका में। यहां देखो उन अकर्मक क्रियाओं को गिन दिया है, और इन सब को छोड़ करके बाकी जो भी क्रिया है वो सब सकर्मक है। ये तीसरा जो है आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं सकर्मक अकर्मक पहचानने का, है दो बता दिए, तीसरा ये है। यहां पर क्या है कि लज्जा सत्ता स्थिति जागरणे, जिन धातुओं का अर्थ समझिए, जो क्रियाएं लज्जार्थक हैं, सत्तार्थक हैं, सत्तार्थ वाली हैं, स्थिति अर्थ वाली हैं, जागरण अर्थ वाली हैं, वृद्धि क्षय भय जीवन मरण अर्थ वाली हैं, नर्तन निद्रा रोदन वास स्पर्धा कंपन मोदन हास इन अर्थों वाली हैं, और शयनक क्रीड़ा रुचि दीप्त्यादावर्थे अकर्मक धातवा उक्ता, वो सभी की सभी क्रियाएं कर्मक होती हैं, और इन सब को छोड़ करके बाकी की सकर्मक हैं। तो ये श्लोक भी आप याद कर सकते हो, बहुत सारी पुस्तकों में इस श्लोक को ऐसे भी दिया है, एक प्रकार ये, दूसरा ऐसे भी है
लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय व्यय जीवित मरणम शयन क्रीडा अर्चित इत्यर्थम धातु गणतम अकर्मकमाहु। उस दूसरे श्लोक को भी आपको दिखा देते हैं, हमने उसका भी स्क्रीनशॉट किया हुआ है, देख लीजिए वो श्लोक किस तरीके से है। ये श्लोक इस तरीके से भी मिलता है, लेकिन ऊपर वाले हमने जो श्लोक दिया है उसमें कुछ ज्यादा धातुओं का संकलन कर दिया है, इसमें कुछ छूट गई। ये है लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय व्यय जीवित मरणम, लगभग वैसी ही बात है, लेकिन उस वाले श्लोक में जो हमने स्लाइड में भी दिया है उसमें थोड़ा ज्यादा है। सैन क्रीडा रुचित्यर्थम धातु गणमते अकर्म कमाहु है, कहीं धातु गणतम अकर्म कमाहु, ऐसे अभी दोनों तरीके का पाठ है, दोनों तरीके का शुद्ध है, दोनों तरीके का ये पाठ है। जैसे यहाँ पर श्लोक का व्याख्या भी देख लीजिए, जैसे लज्जा अर्थ वाली धातु कौन है, जैसे लज्जा अर्थ वाली धातु है आपकी लज्ज और हिरी धातु है, लज्जती, और हिरी धातु भी आती है इसी सरमाने अर्थ में। लज्जा मतलब सरमाना, संकोच करना। सत्ता अर्थ वाली धातु के भूसत्तायाम अस धातु विद और वृत्तु, ये सब सत्ता अर्थ वाली धातु है जिनका अर्थ सत्ता होता है। और सत्ता किसे कहते हैं, घबरा नहीं, सत्ता अर्थ हम ये बताएंगे जब आपको भू धातु पढ़ाएंगे, तो क्योंकि भू धातु का भी अर्थ सत्ता है ना। स्थिति अर्थ वाली धातु है स्था धातु, जागरण अर्थ वाली धातु जागरी, वृद्धि अर्थ वाली धातु, तीन धातुएं दी हैं यहाँ पर, और भी तमाम हो सकती हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दे दी। क्षय अर्थ वाली धातु है क्षी, भय अर्थ वाली धातु है भी, और भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है जी, शयन, अच्छा मरने अर्थ वाली मृंग, जीवन अर्थ वाली जीव और अन्न, शयन अर्थ वाली सींग धातु, स्वप धातु, सस धातु, और निद्राती तो हमने एक ही अलग से। क्रीडा अर्थ वाली क्रीड धातु, खेल धातु, रम धातु। तो ये इन अर्थ वाली जो धातुएं हैं वो सब धातुएं कैसी होती हैं, वो सभी की सभी धातुएं हैं सकर्मक, ठीक है। तो सकर्म, तो ये सब धातुएं हैं अकर्मक, और इनसे बची खुची जो धातुएं हैं वो सभी धातुएं होंगी सकर्मक। तो आज आप समझ गए होंगे सकर्मक और अकर्मक का विभाग, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, भाव, व्यापार और क्रिया, तीनों पर्यायवाचक शब्द हैं, वो किसे कहते हैं, फल क्या है, ये इन बातों को आज आपने समझा। बात आगे न समझ में आप लोगों को, यदि कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। मुझे भी आपको और पढ़ाना था, लेकिन मैं देख रहा हूँ समय हो गया है, 8:30 से ऊपर हो गया है, अतः मैं जो है अब जो है आगे का कहो तो उसे फिर कल पढ़ा दूंगा, क्यों जी, क्योंकि समय हो गया है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, है ना। और मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति बोर हो जाए और भी काम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं अपना हैंड ओवर करके। हाँ अतुल भारद्वाज जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ पाठ इतना अच्छा है कि बोर तो हो ही नहीं सकते हैं। सच कह रहे हैं और इसको बनाया बहुत आज सचित्र है, क्योंकि हमें 2 दिन का वक्त मिल गया ना, आजकल हम घर पे फ्री हैं। बोर होने वाला हमारे समय में था पहले, यहाँ गर्मी बहुत है तो आदमी क्या करे, कुछ नहीं तो बैठा बैठा पढ़ता ही रहे, पसीना झरता ही रहता है, क्योंकि मुझे अब यूपी में आदत नहीं रही है रहने की। आगरा के नाम से तो आग पहले ही लगा हुआ है ना, या आग लगी हुई है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और जब उत्तराखंड रहता हूँ तो वहाँ ठीक है, तो हम पाठ को और ज्यादा गति देंगे उत्तराखंड पहुंच के। तो आज तो आपको इतने तक ही समझाएंगे, कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो उन्हें अभ्यास कीजिए, कुछ लेकिन कंफ्यूजन रह गए हो तो उन्हें आप प्रश्न करिए, हम उनका उत्तर आपको देते हैं यहीं पर। अब जो बीच में ज्योति जी थी शायद वो प्रश्न कर रही थी, वो पूछ सकती हैं, है क्या नहीं? अभी चाय पीने चली गई? नहीं महोदय मैं हूँ, पर मेरा क्लियर हो गया सकर्मक अकर्मक धातु। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना थोड़ा आप उसे पूरा होने दीजिए, हम उसे क्लियर करते हैं चीज को। चलो बहुत अच्छे, तो आज यहीं तक रखा जाए। प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। वो तो यही बताएंगे जी नमो नमः। नमो नमः महोदय, वदतु जी। और पढ़ाई के लिए और क्या मतलब रेफर करना चाहिए, आप कुछ पीडीएफ वगैरह देंगे पढ़ने के लिए? जरूर जरूर चलेगा। आप वीडियो देखिए ज्यादा से ज्यादा, हमने पिछली जो भी वीडियो रिकॉर्ड की है वो इसी तरीके से की है जैसे आप पढ़ा रहे हैं जी। सब चीज प्रॉपर वे में समझ में आएगी, इसीलिए ना इतना प्रयत्न किया जा रहा है। जी जी जी। चलो ठीक है, फिर करें समापन।
जी जी भैया। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। प्रणाम भैया। नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।